तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल। आप में से जो न्यू यूज़र हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द लाइक बटन। आगे चलते हैं थोड़ा सा जी। यहाँ पे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था एलिमेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, जहाँ पे हमने अपना रिसर्च स्ट्रेटजीज़ को देखा और उन स्ट्रेटजीज़ के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हमने देखा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा मूव करेंगे क्विकली जी अपनी वीडियो के अंदर। कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट तो ख़त्म हो रहा था जिसमें रिसर्च स्ट्रेटजीज़ थी। आगे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एक्सटेंड टू रिसर्चर इंटरफेरेंस विद द स्टडी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है। कहते थे एक्सटेंड ऑफ इंटरफेरेंस बाय द रिसर्चर हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन वेदर द स्टडी अंडरटेकन इज को रिलेशनल और कायल। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? मुदाखलत करना। अब वो रिसर्च के अंदर इंटरफेरेंस जो है किस तरीके से कर सकता है या क्यों करेगा या क्या उसकी कॉजेज़ होंगी। उसकी कॉजेज़ होती हैं रिसर्च स्टडीज़ के जो आप रिसर्च स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी को रिलेशनल भी होती है, वो काजुअल भी होती है। ठीक है, अक्सर ये वर्ड थोड़ा मिक्स हो जाता है। तो हम वन बाय वन देखते हैं जी। को रिलेशनल स्टडी क्या होती है। वो ये कहता है कि अ को रिलेशनल स्टडी, वी कॉल दैट द को रिलेशनल स्टडी इज डिस्क्रिप्टिव इज अ नेचर is conduct in a natural environment with minimal interference by the researcher with the normal flow of event। लें जी, पेट डेफिनेशन आपके सामने आ गई है। वो ये कहता है कि कोरिलेशनल स्टडी एक ऐसी स्टडी है जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट में कंडक्ट की जाती है और जिसके अंदर रिसर्चर का जो इंटरफेरेंस होता है वो बड़ा कम होता है। उसको हम कहते हैं कोरिलेशनल स्टडी। ठीक है, लेकिन इंटरफेरेंस जो उसकी है वो क्या होती है? मौजूद ही रहती है। अब थोड़ा सा आगे मज़ीद मूव करते हैं यहाँ पे अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन के लिए जिसका नाम है कॉयल स्टडीज़। अब हम कॉयल स्टडीज़ क्यों करते हैं? हम कॉयल स्टडी इसलिए करते हैं इन स्टडीज़ conducted to establish cause and effect relationships, the researcher tries to manipulate certain variables so as to study the effects of this such manipulation on the dependent variable of interest. In other words, the researcher deliberately changes certain variable in the setting and interferes with the event as they are normally occur. अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि रिसर्चर क्या कर रहा होता है कि एस्टैब्लिश करता है कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। मतलब कि कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो होते हैं उनके बारे में स्टडी कर रहा होता है कि अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बना है या ख़राब हुआ है तो बनने की कॉजेज़ क्या थी और कॉजेज़ के बाद उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बेसिकली जो आपकी कॉजल स्टडीज़ है उसके अंदर ये बात चली जाती है। अब आगे हम थोड़ा सा मूव करते हैं। थर्ड एलिमेंट हमारा रिसर्च डिज़ाइन का आ रहा है जिसका नाम है स्टडी सेटिंग कंट्राइव्ड वर्सेस नॉन कंट्राइव्ड। कंट्राइव्ड स्टडी क्या होती है? बेसिकली वो ये कहता है रिसर्च के अंदर कंट्राइव्ड का मतलब होता है बनावटी या आर्टिफिशियल, नॉन कंट्राइव्ड का मतलब होता है नेचुरली। तो कंट्राइव्ड स्टडी मतलब कि बेसिकली क्या होती है कि जो फील्ड की स्टडी होती है ना वो कंट्राइव्ड होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बंद लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसके अंदर नेचुरल इन्वायरमेंट के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी मुदाखलत आपने रोक दी है, यानी कि वो आपके इन्वायरमेंट के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते, तो वो वाली स्टडी जो है वो आपकी कौन सी स्टडी होगी? वो स्टडी फील्ड स्टडी है। वो स्टडी जो है आपकी उसमें जाएगी कंट्राइव्ड स्टडी के अंदर जाएगी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। और अगर वो वाली स्टडी जो हम फील्ड में जाके करते हैं बजाय लैब के ओपन इन्वायरमेंट में जहाँ पे बाहर वाले इन्वायरमेंट के भी कुछ वेरिएबल्स इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोमबत्ती को क्या करता हूँ बाहर ग्राउंड पे जाके उसके मेल्ट होने का टाइम देखता हूँ तो वो नेचुरल इन्वायरमेंट में या फील्ड इन्वायरमेंट में मैं जाके देख रहा हूँ और वो स्टडी मेरी नॉन कंट्राइव्ड है कि जिसके मेल्ट होने में बाकी वेरिएबल्स भी शामिल हैं। ठीक है, तो जो कंट्राइव्ड है वो ज़ाहिर है अगर मैं मोमबत्ती लाकर या कैंडल लाकर लैब में उसको जलाता हूँ और उसके मेल्ट होने का टाइम देखता हूँ तो वहाँ पे मैंने क्या किया, बाकी जो बाकी इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे थे वो रुक गए हैं, वो रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं।
तो वो वाली स्टडी जो है वो मेरी कौन सी होगी, वो कंट्राइव्ड होगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, साथ साथ लैब एक्सपेरिमेंट, खैर मैंने बता दिया, अब लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि बाकी फैक्टर्स से बचा जा सके। नेक्स्ट एलिमेंट जो रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आ रहा है वो है यूनिट एनालिसिस, इंडिविजुअल, डेट्स, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कल्चर। यूनिट एनालिसिस कहते हैं रेफर टू अ लेवल ऑफ एग्रीगेशन ऑफ द डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द सबसिक्वेंट डाटा एनालिसिस ऑन द स्टेज। यूनिट ऑफ एनालिसिस, जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपके पास जितने भी नंबर्स कलेक्ट हुए हैं आप उनको यूनिट कंसीडर करें और वन बाय वन उनका डाटा कलेक्ट करके उसको ऑब्जर्व करें। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, आप इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ का डाटा कलेक्ट करके उनको ऑब्जर्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको मोटिवेट किया जा सके। नेक्स्ट वन इज़ द आपका अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये बेटे इससे ऊपर जो चीज़ें हैं वो आपने देख नहीं है, मैं भी देख के बता ही देता हूँ आपको इसमें से कि इसमें हमारे पास इंडिविजुअल्स के बाद जो है वो डेट्स एंड ग्रुप्स आ जाते हैं। बेसिकली मैं डेट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। डेट्स क्या होता है कि दो लोग जो होते हैं आपस में मिलकर बैठते हैं, इंडिविजुअल्स सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, अपोजिट जेंडर के भी हो सकते हैं, वो आपस में कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं और एक डाटा कलेक्ट होता है, इसको हम डेट भी कहते हैं। लेकिन खैर हमारी सोसाइटी में डेट का कुछ और ही कंसेप्ट लिया जाता है, तो डेट्स का बेसिकली असल मकसद ये होता है। ग्रुप की शक्ल में क्या होता है कि लोग ग्रुप बनाते हैं, 8-10 लोगों का ग्रुप होता है, मिलकर बैठते हैं और किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और डाटा कलेक्ट हो रहा होता है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ये कह लें कि पोजीशंस पे डिफरेंट डेजिग्नेशंस के लोग होते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, उनसे डाटा कलेक्ट किया जाता है। ये हमारी रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हमने डिसाइड करना होता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशंस से डाटा कलेक्ट करना है, ग्रुप से डाटा कलेक्ट करना है, डेट्स या इंडिविजुअल्स की शक्ल से इंडिविजुअल से डाटा हमें कलेक्ट करना है। एंड द लास्ट वन इज़ द कल्चर। हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हमने किन कल्चर के लोगों से डाटा कलेक्ट करेंगे, क्या वो पंजाबी होगा, सिंधी, बलोची या पठान होगा, या उसकी जो कास्ट है वो क्या होगी, या उसका जो रिलीजन है वो क्या होगा। तो ये भी बेसिकली हमारे रिसर्च डिज़ाइन के अंदर ये एक एलिमेंट आ जाता है, जो कि मैंने क्विकली आपको बता दिया है। अब आगे थोड़ा सा हम चलते हैं, मज़ीद टाइम होराइज़न की बात कर रहे हैं कि हमारे पास स्टडीज़ दो तरह की होती हैं, एक क्रॉस सेक्शनल वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। सो क्रॉस सेक्शनल क्या होती है, कहते हैं अ स्टडी कैन बी अंडरटेकन इन विच data are gathered just once, perhaps over a period of days or weeks or month in order to answer a research question such as studies is called one shot cross sectional study। यानी एक ऐसी स्टडी है जिसमें डाटा जो है आप एक ही दफ़ा कलेक्ट करते हैं, बजाय आप बार बार कलेक्ट करते रहें हर हफ्ते, महीने या डेज़ के बाद। इस स्टडीज़ को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। और दूसरा इसमें आता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, वो ये कहते हैं हाउ एवर द रिसर्च माइट वांट टू स्टडी द पीपल फिनोमेना एट मोर देन वन पॉइंट इन ऑर्डर टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं कि आप एक से ज़्यादा दफ़ा जो है किसी इंडिविजुअल के बारे में आप डाटा स्टडी करें, कलेक्ट करें, ताकि आपको उसकी एग्जैक्ट फिगर का पता चल सके। फॉर एग्जांपल आपने 2 बजे से पहले इंडिविजुअल से डाटा कलेक्ट किया, आपको उसकी मोटिवेशन लेवल का पता चल गया, 2 बजे के बाद आप दोबारा उससे डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसकी मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा चेंज होगा। तो ये बेसिकली कौन सी स्टडी होती है, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। नेक्स्ट वन इज़ द मिक्स मेथड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आइटम हमारी रह गई थी। कहते हैं मिक्स मेथड research aim to answer the research questions that cannot be answered by qualitative or quantitative approach alone. Mixed methods research focus on collecting, analyzing and mixing the both quantitative and qualitative data in a single study or a series of the study। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अप्रोचेज़ अपनी मिक्स अप्रोच हम यूज़ करते हैं अपने रिसर्च का डाटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मिक्स मेथड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द ट्रेड ऑफ्स एंड कंप्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं जी। ट्रेड ऑफ बेसिकली हमारा ये क्लोजिंग अप टॉपिक है। ट्रेड ऑफ बेसिकली स्टूडेंट कहते हैं कि हम देखते हैं कि अगर 2 अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं तो उसमें से हमने किस अपॉर्चुनिटी को लेना है। जिस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल कर रहे हैं क्या उसको अवेल करने में हमें कोई फ़ायदा है, और जिसको हम छोड़ रहे हैं क्या उसको छोड़ने में हमें नुकसान ज़्यादा तो नहीं हो रहा। सो ये बेसिकली क्या होता है, ट्रेड ऑफ होता है। एंड कंप्रोमाइज़ में क्या होता है कि अक्सर औक़ात हमें कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि हमें उनको छोड़ना पड़ता है, लेफ़्ट करना पड़ता है, या उसके ऊपर थोड़ी सी नरमी करनी पड़ती है ताकि हम अपने रिसर्च का काम जो मज़ीद है उसको क्या कर सकें, एक्सपेंड कर सकें। लास्ट वन इज़ द मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस की बात कर रहे हैं जी। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं जी, हर चैप्टर के लास्ट में ये चीज़ें दी होती हैं कि हमने जब भी स्टडीज़ करनी है या रिसर्च डिज़ाइन बनाना है तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट डाटा है। इसमें मैनेजर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि एक मैनेजर की नज़र जो होती है सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर रहती है। सो इट वाज द चैप्टर जी जिसके अंदर हमने रिसर्च डिज़ाइन को देखा
और रिसर्च डिज़ाइन के अंदर जो 4 से 5 एलिमेंट्स थे और उन एलिमेंट्स के अंदर जो फर्दर डिटेल थी वो भी आज हमने देखा। सो इट वाज द लेक्चर जी। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें जी, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अंदाज़ा ये हो जाए कि आप लोग जो है इसको केयरफुली सुन भी रहे हैं और पढ़ भी ही रहे हैं। आई होप कि आज की वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और इंटरेस्ट उसमें आपका क्रिएट हुआ होगा। सो जाते जाते यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।